हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो जीएसटी अमेंडमेंट्स को लेके बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन था कि सर इज देयर एनी अमेंडमेंट्स फॉर May 22 सीए इंटर एग्जाम्स और ऑल्सो फॉर सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स। सो मैं आप लोगों को बता दूं, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल और सीए इंटर एग्जाम्स वालों के लिए, इवन सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए मई 2022 में जो अमेंडमेंट्स है वो बहुत ही कम है as compared to what we had discussed in the last exam, that was amendments for December 21. उसमें बहुत सारे amendments थे. Comparatively, if we are talking about GST amendments in May 22 exams, बहुत कम amendments हैं और कुल मिला के 10 या 12 पेज के amendments ही है जो हमें मेजरली पढ़ने हैं. ठीक है, सो हम फटाफट इस जीएसटी अमेंडमेंट वाले पार्ट को खत्म कर लेते हैं और इसके जो नोट्स है वो मैं नीचे अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा कि नोट्स कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. सो स्टार्ट करें अगर सबसे पहले तो पार्ट बी, इंडायरेक्ट टैक्सेस स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर May 22 एग्जामिनेशन. दिस अमेंडमेंट्स आर बेसिकली इशूड बाय ICAI. एंड व्हाट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट? द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्चुअली इज इन एग्जम्पशन चैप्टर. बहुत ईजी है. कुछ एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस में कोई माइनर अमेंडमेंट्स हुए हैं. जैसे पहला अमेंडमेंट किस चीज को लेके मैं आपको बता दूं, जब गवर्नमेंट सर्विसेज लेता है, मीन द गवर्नमेंट इज द रिसीवर, व्हेन गवर्नमेंट इज रिसीविंग सर्विसेज देयर वाज एन एग्जम्पशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस. अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज ले रहा है और वहां पे वो ट्रेनिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज ले रहा है तो क्लॉज हुआ करता था कि अगर गवर्नमेंट पूरा एक्सपेंडिचर बॉर्न कर रहा है, मतलब 100% एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, तो वो एग्जाम सर्विस होती थी. उसमें एक छोटा सा चेंज है, वो 100% की जगह अब वर्ड यूज हो गया है 75% और मोर. सो व्हाट इज द चेंज? इफ द गवर्नमेंट इज द रिसीवर, मीन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, and services related to any training program, training, not insurance. इंश्योरेंस में अभी भी 100% ही है क्योंकि दो अलग अलग एग्जम्पशन थी, एक ट्रेनिंग की थी, एक इंश्योरेंस की थी. किस में एग्जम्पशन आया है? इंश्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. तो गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस ले रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके और गवर्नमेंट उसमें अगर 75% या उससे ज्यादा के टोटल एक्सपेंसेस बॉर्न करती है, ये पहले 100% हुआ करता था, ये 100% की जगह अब आ गया है 75%. सो गवर्नमेंट इज बेयरिंग 75% और मोर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग सर्विसेज, तो वो एग्जाम मानी जाएगी. ये 100 की जगह हो गया है 75%. दिस इज द फर्स्ट चेंज. ओके, सेकेंड अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो सेकेंड अमेंडमेंट बहुत ही सिंपल, एक नया अमेंडमेंट आया है, नई एग्जाम्शन इंट्रोड्यूस हुई है. अभी तक सर ऑलरेडी 100-125 एग्जाम्शन तो ICAI दे चुका है, अब और कितनी एग्जाम्शन होगी? तो एक और ऐड हुई है और वो एग्जाम्शन ये है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू द गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया इन ए कंटीजियस स्टेट. ट्रक वालों को जो परमिट मिलता है पूरे इंडिया में ट्रक को चलाने का, हम देखते हैं ना लिखा हुआ रहता है ऑल इंडिया परमिट, तो जो परमिट मिलता है वो सरकार से लेना पड़ता है. परमिट की साहब हमें पूरे इंडिया में ट्रक चलाने की परमिशन दी जाए, वो येलो कलर की नंबर प्लेट मिलती है और वो परमिट मिलता है कमर्शियल व्हीकल का. उसकी जो सर्विस है, ये सर्विस भी गवर्नमेंट ही दे रही है, ये सर्विस भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, ये सर्विस भी जीएसटी के दायरे में एग्जम्प्ट हो जाएगी. नया एग्जम्पशन आया है कि साहब आप जो परमिट फी पे करोगे, जो ट्रक का ओनर है वो जो गवर्नमेंट को इंडियन नेशनल परमिट के लिए परमिट फी पे करेगा वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. देयर इज वन मोर अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट ये है कि एक एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई है. एक एग्जम्पशन हुआ करती थी कि IRFC अगर इंडियन रेलवेज को कोई भी लीज स्टॉक लीज पे देता है, मतलब कोई भी रेलवे स्टॉक है, जैसे वैगन्स हैं, जैसे कोचेज हैं, ऐसे लोकोमोटिव्स हैं, ये अगर लीज पे देता है तो एग्जम्प्ट होता था. ये एग्जम्पशन चला गया है, अभी एग्जम्पशन नहीं है. मतलब IRFC इंडियन रेलवे को जो लीजिंग सर्विसेज देता था वो पहले एग्जम्प्ट होती थी, बट नाउ दिस एग्जम्पशन हैज बीन विड्रॉन. तो ये एक और एग्जम्पशन के अंदर विड्रॉल हुआ है. तो देखा जाए तो एक में अमेंडमेंट आया है, एक नई इंट्रोड्यूस हुई है और एक विड्रॉ हो गई. अमेंडमेंट क्या आया है सर? ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सर्विसेज ले रही है और उसका गवर्नमेंट 75% एक्सपेंस बियर कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है. पहले 100% होता था, अब वो 75% हो गया है. दूसरा एक नया एग्जम्पशन आया है कि अगर कोई परमिट फी है रोड ट्रक को चलाने के लिए, नॉट फॉर बस, यहाँ पे क्लियरली लिखा है गुड्स कैरेज,
सो ओनली फॉर ट्रक इट इज एप्लीकेबल। ट्रक को ऑपरेट करने के लिए इंडिया परमिट जो लगता है वो अगर हम ले रहे हैं, नेशनल परमिट ले रहे हैं, तो वो एग्जम्प्ट है। और एक एग्जम्पशन विड्रॉ हुई है, आईआरएफसी जो इंडियन रेलवे को वैगन्स और असेट्स लीज पे देता था, वो पहले एग्जम्प्ट होती थी, अब वो एग्जम्प्ट नहीं होती है, तो एक एग्जम्पशन विड्रॉ भी हो चुकी है। सो 3 चेंजेस आए हैं एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर। इसके अलावा एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है। अगला अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी छोटा सा आया है। क्या अमेंडमेंट है? हम लोगों ने पढ़ा था कि रेवोकेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब होता क्या है, जब हम कोई भी रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल हो जाता है, डिपार्टमेंट अगर हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल कर देता है, तो हमें उसे वापस जिंदा करने का एक लास्ट में अधिकार मिलता है सेक्शन 30 के अंदर। वहां बोला चाहता है कि अगर आप रेवोकेशन करवाना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई विद इन 30 डेज। वहां पे अभी तक लॉ में कोई एक्सटेंशन की टाइम पीरियड नहीं हुआ करती थी, वो ऐड कर दी गई है कि यार एक आदमी अगर किसी कारण से 30 दिन में वो रेवोकेशन अप्लाई नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं हो जाए कि उसका राइट खत्म हो जाए, और किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी रीजन से नहीं कर पाया तो फिर उसको बड़ा खराब लगेगा कि यार मैं बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरे को कोरोना हो गया और 30 दिन निकल गए, मैं नहीं कर पाया, तो क्या मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है? इसको लेके लॉ में एक एडिशन हुआ कि नहीं, अगर 30 दिन में रेवोकेशन करने का अधिकार था तो उसमें एक्सटेंशन देने का राइट भी आपके पास, एक्सटेंशन लेने का राइट भी आपके पास रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ सफिशिएंट कॉज एडिशनल कमिश्नर 30 दिन और एक्सटेंड कर सकता है, और कमिश्नर और 30 दिन जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। मतलब 30 डेज तो नॉर्मली था, उसमें 30 डेज का एक्सटेंशन आप एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से मांग सकते हो, और 30 डेज का आपको अगर एडिशन चाहिए तो उसके लिए आपको फिर कमिश्नर साहब के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। इफ देयर इज ए सफिशिएंट कॉज देन दे कैन एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ रेवोकेशन। वो इस केस में रेवोकेशन का टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड करने का अधिकार यहाँ पे रखते हैं। एडिशनल कमिश्नर 30 दिन और जॉइंट कमिश्नर साहब जो है वो 30 डेज जो है वो और बढ़ा सकते हैं। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया है। दिस अमेंडमेंट इज इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगला अमेंडमेंट आया है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट चैप्टर में, छोटा सा है। आप याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ई इनवॉइसिंग का, सबको पता है 50 करोड़ रुपए से अगर ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको माल बेचने समय जब बिल बनाओगे तो बिल के साथ आपको ऑनलाइन जाके इनवॉइस अपलोड करना रहता है, वहां से क्यूआर कोड मिलता है, वो क्यूआर कोड आपको बिल पे अटैच करना रहता है। ई इनवॉइसिंग का क्लॉज लगता है 50 करोड़ से ऊपर की कंपनी के ऊपर। ये इनवॉइसिंग सेस जोन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, जीटीए और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और मल्टीप्लेक्सेस पे अभी तक एप्लीकेबल नहीं थी। अब इसमें एक नाम और ऐड कर दिया जिनको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। मतलब बेसिकली ई इनवॉइसिंग जिनको नहीं करनी थी उसमें एक नाम और ऐड हो गया है, और वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होता है, तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी इनवॉइसिंग करने की जरूरत है? नॉट रिक्वायर्ड। कारण ये है कि देखो, इनवॉइसिंग का मेन पर्पस था टैक्स इवेजन अवॉइड करना। कबूतर कबूतर बिल जो होते थे, जो बिल लोग बना देते थे और बाद में वही बिल फाड़ देते थे, वो ना हो इसके लिए इनवॉइसिंग क्लॉज आया था। तो शानदार बात यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को टैक्स चोरी करने की कोई जरूरत है ही नहीं, और इसीलिए ये लोग ई इनवॉइसिंग क्लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। तो एक अमेंडमेंट यह आया है कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी तक सेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और मल्टीप्लेक्सेस पे तो लगती ही नहीं थी। उसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी पे भी अब ई इनवॉइसिंग नहीं लगेगी। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट ई इनवॉइसिंग को लेके भी आया है। अगला अमेंडमेंट आया है एक और इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट एक क्लॉज लेके आई थी जो कि पिछले साल के अमेंडमेंट्स में कवर हो गया था। जिन लोगों ने पिछले अमेंडमेंट्स नहीं देखे हैं, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पहले अटेम्प्ट के जो अमेंडमेंट्स थे उसकी भी लिंक आप लोगों को डाल दूंगा। तो जिन्होंने इसके पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स नहीं देखे हैं वो भी उस अमेंडमेंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो अमेंडमेंट्स मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पहले ही उसका वीडियो December 21 और November 21 के लिए डाल चुका हूँ। ठीक है, तो वहां पे एक अमेंडमेंट था पिछले साल कि ई वे बिल बनाने की फैसिलिटी ब्लॉक हो जाती है अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हो। अगर आप रिटर्न्स प्रॉपर्ली नहीं भरते हो, एक 138E करके नया क्लॉज आया था, रूल 138E, जो ये बोलता है कि अगर आपने पिछले पीरियड्स के रिटर्न्स नहीं भरे हैं तो आपका ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाता है। टू कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के अगर रिटर्न आपके नहीं फाइल्ड है तो आपकी ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाती है। ऐसा क्लॉज 138E में आया था। अब इसमें कंफ्यूजन क्या था, लोगों को लग रहा था कि साहब मैं एज ए सप्लायर हूं तो भी ई वे बिल नहीं बना पाऊंगा, मैं एज ए रिसीवर हूं तो भी ई वे बिल नहीं बना पाऊंगा। ई वे बिल क्या बोलता है? द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट हैज टू जनरेट ई वे बिल। सो अगर मान लीजिए मैं रिसीवर हूं,
और मैं वो कोई माल खरीद के ला रहा हूं तो मैं उसका भी ई वे बिल नहीं बना पाऊंगा, ऐसा लोगों को उस रूल को लेके लगा। ठीक है, तो क्लॉज क्या लिखा हुआ है, रूल 138E of CGST rules contain provision pertaining to blocking of e-way bill. Earlier, the user was not able to generate e-way bill for GSTN if the said GSTN was not eligible for e-way bill generation in terms of Rule 180A. It implies that GSTN of such block taxpayer could not be used to generate e-way bill neither as supplier nor as receiver. मतलब ना वो माल बेच सकता है ना वो माल खरीद सकता है। अगर मान लो मेरा ई वे बिल ब्लॉक हो गया तो ना मैं माल बेच सकता हूं ना मैं माल खरीद सकता हूं। तो एक्चुअली इसमें एक अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, क्योंकि बेचने को लेके मनाही है कि साहब आप बेच नहीं सकते, आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर माल खरीद रहे हो तो उसको लेके मनाही नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए इसमें एक रिलैक्सेशन आया और बोला गया द ब्लॉकिंग ऑफ GSTIN फॉर ई वे बिल जनरेशन वुड ओनली for defaulting suppliers GSTIN and not for defaulting recipient। मतलब सिर्फ डिफॉल्टिंग सप्लायर जो है उसके लिए वो ब्लॉकेज रहेगा, डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट के लिए ब्लॉकेज नहीं रहेगा। मतलब एक आदमी अगर माल खरीदना चाहता है तो माल खरीदने का ई वे बिल बना सकता है और सामने वाला आदमी आपको माल बेच रहा है तो वो आपको आपके नाम पे ई वे बिल जनरेट कर सकता है, लेकिन आप एज ए सप्लायर आगे ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। तो सस्पेंशन सिर्फ एज ए सप्लायर हुआ है, न कि एज ए रिसीवर। तो ई वे बिल जनरेशन जो फैसिलिटी है वो ब्लॉक रहेगी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब आप आगे माल बेच रहे हो, अगर आप माल खरीद रहे हो तो वहां पे फिर ये फैसिलिटी ब्लॉकेज नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है, एक शॉपकीपर ने एक पेन बेचा है बायर को 100 रुपए का। आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन, दैट दिस ट्रांजैक्शन इज अ सेल। ओके, is a registered person paying tax under regular scheme not filed GSTR1 for last 2 months। 2 महीने से उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किए, मतलब इनकी ई वे बिल फैसिलिटी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। Mr. B, who is a regular return filer, wants to generate the e-way bill for goods to be supplied to Mr. A। मतलब जो सेलर है जो प्रॉपर रेगुलर है उनकी फैसिलिटी ब्लॉक नहीं हुई है, वो मिस्टर ए के नाम पे ई वे बिल जनरेट करना पाते हैं, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि ई वे बिल फैसिलिटी मिस्टर ए के लिए ब्लॉक हो गई है। तो एज ए रिसीवर भी मिस्टर ए को ई वे बिल फैसिलिटी नहीं मिल रही थी बिफोर दिस अमेंडमेंट, बट नाउ दिस is possible, means as per the current situation, as per the amended situation, now Mr. A can prepare e-way bill for Mr. B even if there is a blockage of e-way bill facility for Mr. B। मिस्टर बी आगे ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के नाम पे ई वे बिल बनाना चाहते हैं बिकॉज मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी रिसीवर है, तो मिस्टर बी के नाम पे वो ई वे बिल बना सकते हैं। मिस्टर बी आगे अपनी सेल पे ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, लेकिन मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के नाम पे ई वे बिल बना पाएंगे, जबकि मिस्टर बी ने 2 महीने के कॉन्जिक्यूटिव GSTR1 फाइल नहीं किए हैं, उनकी ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो गई है, फिर भी बना पाएंगे। तो ये अमेंडमेंट आने के बाद का चेंज आ गया है। ये है क्लॉज ई वे बिल को लेके, और ये टैक्स इनवॉइस में अमेंडमेंट थे। अगले अमेंडमेंट आए हैं रिटर्न चैप्टर के अंदर, और यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक लेट फीस को लेके अमेंडमेंट आया है, और इसको समझने के लिए हम इस चार्ट को देखेंगे तो पूरी बात अपने को समझ में आ जाएगी। अभी अगर आपको याद हो तो लेट फीस होती थी GSTR1, GSTR3B, GSTR4, इनकी 100 रुपए पर डे, और ये लेट फीस 5,000 रुपए तक एक्सटेंड होती थी। और अगर ये एनुअल रिटर्न होता था तो ये होती थी 1.5 जो भी हमारा 100 रुपीज पर डे है, और 0.25 ऑफ द टर्नओवर तक। एक्चुअली इसकी मैक्सिमम लिमिट्स में चेंज आया है। जो 100 रुपीज पर डे था वो वही है, कुछ भी चेंज नहीं आया, वो सेम है। चेंज क्या आया है, जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें चेंज आया है। मतलब जहां हम बोलते थे कि साहब GSTR1 डिले करने की पेनल्टी लेट फी लगेगी 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5,000 रुपए, वो चेंज आई है। और वो क्या है सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो अगर कोई नील रिटर्न भर रहा है, नील रिटर्न, चाहे 3B हो चाहे 1 हो, तो या तो GSTR1 है या GSTR3B है, वो नील भर रहा है, नील, तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम लेट फी लगेगी वो सिर्फ 250 रुपए CGST और 250 रुपए SGST, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम 500 रुपए लगेगी। जो अभी के लॉ के हिसाब से 5,000 हुआ करती थी, वो हो गई है 250 रुपए। 250 फॉर CGST एंड 250 फॉर SGST, जो कि अभी के लॉ के हिसाब से होती है 5,000 प्लस 5,000, वो अब हो गई है 250 रुपए, और
₹250, मतलब मैक्सिमम लेट फीस जो पॉसिबल है वो सिर्फ ₹250 ही पॉसिबल है। कब? जब एक आदमी नील GSTR1 या नील GSTR3 भर रहा है तो। अगर वो नील नहीं भर रहा है, अगर वो नील नहीं भर रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, कम है, तो ये मैक्सिमम लेट फी 1000 रुपए रह जाएगी। 1000 रुपए, 1000 रुपए फॉर CGST, 1000 रुपए फॉर SGST, मतलब टोटल मिला के हो जाएगी 2000। जो अभी होती थी 10,000 रुपए वो हो जाएगी 1000 रुपए। तो 100 रुपए पर डे पर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए पर एक्ट, तो 2 एक्ट की हो जाएगी 2000। 200 रुपए पर डे और मैक्सिमम हो जाएगी 2000। अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, नील नहीं भर रहा है साहब, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो इस केस में ये हो जाएगी 2,500 रुपए। 2,500 रुपए, 2,500 CGST और 2,500 SGST, मतलब अभी होती थी टोटल 5-5 हजार, अब वो हो जाएगी 2,500 रुपए। ये सब मैक्सिमम लेट फीस की बात हो रही है। जो पर डे के हिसाब से लग रही थी वो तो लगेगी लगेगी, मैक्सिमम अमाउंट इतना हो सकता है, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है, क्योंकि ये सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस चेंज होंगे। अभी तक हमारी जो लेट फीस 5,000 पर एक्ट पर रिटर्न होती थी, अब वो डिपेंड करेगा कि आपका नील रिटर्न है या आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ये सिर्फ 1000 रुपए और नील नहीं होना चाहिए। नील है तो सबके लिए एक ही हो गया, बात खत्म हो जाती, 250 और 250 रुपए। अगर नील नहीं है तो 1.5 करोड़ से कम के लिए 1000 रुपए, 1.5 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक के लिए हो जाएगी, 5 करोड़ तक के लिए हो जाएगी 2,500 रुपए। और जिनका 5 करोड़ से भी ज्यादा है उनके ऊपर वही लगेगी जो 47 में लग रही थी, मतलब 5,000 रुपए पर एक्ट हो जाएगी। वो 47 में कितनी लग रही थी? मैक्सिमम होती थी 5,000 CGST और 5,000 SGST। तो क्या चेंज आया है, सबको समझ में आ गया? इन्होंने अलग अलग क्लॉज डाल दिए। अगर आपका रिटर्न नील है तो 250 एंड 250, अगर आपका रिटर्न नील नहीं है और आपका टर्नओवर 1.5 CR है तो 1000 और 1000, आपका टर्नओवर 1.5 CR से 5 CR के बीच है तो 2,500 और 2,500, और आपका अगर 5 CR से भी ज्यादा है तो फिर आपके ऊपर मैक्सिमम लेट फीस लगेगी 5,000 और 5,000। ठीक है सर, ये तो 1 और 3B की हो गई सर। अब 4 के लिए क्या है सर? कंपोजिशन वालों के लिए, कंपोजिशन वालों के लिए भी सेम है, 250 रुपए नील और 1000 रुपए 1000 रुपए। सर यहाँ पे वो क्लॉज क्यों नहीं है? 1.5 करोड़ से ऊपर हुआ तो कंपोजिशन वाले का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। कंपोजिशन वालों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए उनके ऊपर सिर्फ वही क्लॉज है, ऊपर वाला ही है, लेकिन ये वाला लगेगा 1.5 करोड़ वाला, 1000 और 1000। यहाँ पे भी देखो यही है, 1000 और 1000, और नील वाला भी सेम है। तो GSTR 1 और 3B और 4 सबकी सेम ही है। 1 और 3B के लिए भी यही था कि नील है तो 250 रुपए मैक्सिमम हो जाएगा। 4 के लिए भी सेम है, 250 प्लस 250। अगर 1.5 CR से कम है वो बाय डिफॉल्ट 1.5 CR से कम ही होगा। अगर वो कंपोजिशन है तो 1000 और 1000 रुपीज हो जाएगा, मैक्सिमम 2000 रुपीज। ये है मैक्सिमम लेट फीस में चेंजेस। सर एनुअल रिटर्न की लेट फीस में कोई चेंज आया? नहीं आया सर। इसके अलावा सर क्या GSTR फाइनल रिटर्न की लेट फीस में कोई चेंज आया? नहीं आया सर। GSTR 10 की लेट फीस वही 47 से चलेगी, एनुअल रिटर्न की लेट फीस वही 47 से चलेगी। सिर्फ चेंज आया है 1 और 3B और 4 में, 1, 3B और 4, बाकी सारे लेट फीस उतनी है जो सेक्शन 47 में होती थी, 100 रुपए पर डे, पर मैक्सिमम होती थी 5,000 रुपए पर एक्ट। अभी यहाँ पे मैक्सिमम वाला अमाउंट चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है ये लास्ट अमेंडमेंट है, बस इतने ही अमेंडमेंट है और दिस इज द लास्ट अमेंडमेंट। क्या है ये आखिरी अमेंडमेंट? एक्चुअली आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं उनको तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, पर पुराने बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा कि जब हम एनुअल रिटर्न भरते थे और अगर आपका टर्नओवर 5 CR को क्रॉस करता तो आपके ऊपर GST ऑडिट लगता था और आपको एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता था, जिसके अंदर आप ये रिकंसाइल करते थे कि जो रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में जो फिगर्स जा रहे हैं वही हमने मंथली रिटर्न में भी भरे हैं। उसका एक रिकंसिलेशन जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करके देना रहता था एनुअल रिटर्न के साथ, कब? जब टर्नओवर 5 CR से ऊपर होता था। वो क्लॉज हट चुका है, मतलब प्रैक्टिकली GST ऑडिट हट चुका है। तो हम CA लोगों के लिए और कॉस्ट अकाउंटेंट, CA और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों लोग ये साइन कर सकते थे। तो उन दोनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब इसकी कोई फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि अब एनुअल रिटर्न सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे जाता है।
मतलब एनुअल रिटर्न पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोई साइन की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लगेगा, ना ही कोई जीएसटी का ऑडिट होगा। तो प्रैक्टिकली जीएसटी का ऑडिट और जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अटैच करना रहता था, 9C करके एक फॉर्म होता था, वो अगस्त 2021 के बाद से हट चुका है। तो वो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, जो पुराने हैं उनको मैं बता दूं कि जीएसटी ऑडिट वाला क्लॉज हट चुका है। रिटर्न्स तो भरने रहते हैं, लेकिन ऑडिट वाला क्लॉज अब कंप्लीटली हट चुका है। ये एक और अमेंडमेंट यहाँ पे है और दैट्स इट। यही जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं। इसके अलावा जीएसटी में कोई नए अमेंडमेंट इस 2022 में एग्जाम के लिए नहीं एप्लीकेबल है। सो इट्स वेरी इजी और कुछ थोड़े से ही देर के अमेंडमेंट्स हैं। हमारा पूरा वीडियो ही मैंने 20 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। ये नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे अटैच कर दूंगा, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।